एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम की, यानी कि इनकम ऑफ सम अदर पर्सन इज टू बी क्लब। इनकम ऑफ सम अदर पर्सन इज टू बी क्लब इन द इनकम ऑफ असेसी। ठीक है, कि इनकम कमाई किसी और ने और उस पर टैक्स देगा कोई और। फिर थोड़ी थोड़ी हेडिंग जो हम पढ़ने वाले हैं कि चार्ज कब लगना है, कौन कौन सी इनकम है, जैसे कि बिल्डिंग फ्रॉम लॉटरी, प्लांट एंड फर्नीचर, लेट आउट, है ना। रिडक्शन कौन कौन से मिलेंगे आपको, फैमिली पेंशन का क्या करना है, गिफ्ट को कैसे ट्रीट करना है, ये सब बातें हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, लेकिन ये करना कैसे है। क्लबिंग का मतलब क्या बताया मैंने आपको, इनकम किसी और की इनकम में ऐड कर दी जाती है। जैसे कि बाप की इनकम बेटे में ऐड कर दी, तो लिखा भी सामने है आपके, पढ़ लो। जनरली एन एसएससी इज टैक्स्ड ऑन द इनकम अकॉर्डिंग टू हिम ओनली। जो इनकम होती है वो हमारी हैंड में टैक्सेबल होती है, पर कभी कभी क्या होता है, अंडर सर्टेन एक्सेप्शंस, दैट द इनकम ऑफ अदर पर्सन इज एडेड इन आवर इनकम। ठीक है, तो एसएससी मे बी टैक्स्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू सम अदर पर्सन। इनकम किसी और की है और टैक्स कहीं और हो रही है, क्लबिंग बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल दे रखा है, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। कोई माइनर चाइल्ड है, यानी कि 18 से कम उम्र का लड़का है, कोई बच्चा है कोई, तो उसकी जो इनकम है उसके पेरेंट्स की इनकम में ऐड कर दी जाती है। ये आपको एग्जाम्पल देके बता रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। अब कैसे करना है, उसके कुछ रूल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। रूल नंबर 1 है आपका, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टू बी क्लब्ड। इनकम कैसे कंप्यूट होगी, तो पहले सच इनकम इज टू बी क्लब्ड शैल बी फर्स्ट कंप्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट। जिसको इनकम मिल रही है पहले उसकी हाथ में हमें कैलकुलेट करना है कितनी इनकम हुई, और जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, वो भी अलाउ कर दिया जाएगा। मान लो मिस्टर ए ने कमाए 10,000 रुपये और उसको कमाने के 10 रुपये खर्च भी किए थे, तो उसकी पहले इनकम उसके हाथ में निकाली जाएगी, वो आ रही है 5,000 रुपये। अब क्लब करेंगे किसी और की में, पहले नहीं करेंगे। दूसरा, हेड कौन सा होगा क्लबिंग का, क्लबिंग कौन सी में करनी है, तो मैंने कहा जो आपकी हेडिंग है उस हेडिंग का उसी हेडिंग में होता है। मान लो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में ही ऐड होगी दूसरे पर्सन की। कोई सैलरी की इनकम है, दूसरे पर्सन की सैलरी में ही ऐड होगी, किसी और हेडिंग में नहीं। ये बोलता है आपको क्लबिंग हेडिंग के अंदर कि इट शैल बी क्लब्ड हेड वाइज। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन कौन से मिलेंगे आपको, रिडक्शन सारे आपको अवेलेबल है। तो रिडक्शन भी आपको अलाउड होंगे, जो आपको पहले अलाउड थे वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे कौन कौन से डिडक्शन है जो आपको अलाउड है सेक्शन 62 64 में, और 80 टू 80 के डिडक्शन जो होते हैं वो भी आपको अलाउ किए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर बात करेंगे क्या लॉसेस भी कंप्यूट होते हैं, क्या लॉसेस को भी क्लब करना है, तो हाँ बिल्कुल करना है आपको। लिखा भी सामने आया, क्लबिंग ऑफ नेगेटिव इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम इंक्लूड्स क्लबिंग ऑफ नेगेटिव इनकम आल्सो, वेयर एन इनकम इज लायबल टू बी क्लब्ड, लॉस फ्रॉम द सेम सोर्स आर आल्सो बी क्लब्ड। ये नहीं कि आपने खाली इनकम को तो लायबल कर दिया और लॉस को नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, आपको लॉस को भी क्लब करना है, ये ध्यान रखना है। लॉस भी अगर हो गए तो वो भी आपको ऐड करना है किसी और पर्सन की में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम पहला केस कर रहे हैं, इसका पहला केस सेक्शन 60, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग असेट। कोई एसेट है उससे इनकम हो रही है, वो आपने किसी को ट्रांसफर कर दी, तो उसको हम क्या करेंगे, आपकी इनकम मानेंगे, ना कि उस पर्सन की इनकम। एग्जांपल ले लेते हैं, ए है, उसकी बीवी है बी, ए को मिला रेंट 10,000 रुपये का प्रॉपर्टी से, उसने कहा ले तू ले ले, बी को दे दिया वो। तो अब क्या हुआ, ये केस हो गया ये वाला, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग असेट। बी को किराया तो मिल रहा है लेकिन बी ओनर नहीं है इसके अंदर, आपकी जो बीवी है आपकी ओनर होना मकान की, मकान की ओनर तो ए था। ठीक है, तो इस केस में 10,000 रुपये, हालांकि इनकम बी की हो रही है लेकिन वो माना जाएगा कि वो इनकम ए की है और उसकी इनकम में उसको ऐड कर दिया जाएगा। उसकी जो रेंटल इनकम होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसी में 10,000 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे। ये कहने का मतलब है इसका, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। हाँ, उसने प्रॉपर्टी बीवी के नाम पे कर दी फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन खाली रेंट दिया बीवी के नाम पे, तो बीवी को टैक्स की जो इनकम है वो टैक्स हो जाएगी इसकी इनकम के अंदर। इसलिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए बिना अगर आपने इनकम ट्रांसफर कर दी तो वो टैक्सेबल है अंडर द सेक्शन 60। ठीक है, और क्लबिंग कर दी जाएगी दूसरे की में। ठीक है, 60 हो गया। आगे चलते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं रिवोकेबल ट्रांसफर सेक्शन 61। 60 तो हमने कर लिया। इफ एन एसएससी ट्रांसफर एन एसेट अंडर अ रिवोकेबल ट्रांसफर, तो बात कर रहा था मैं आपसे, इफ एन एसएससी ट्रांसफर एन एसेट अंडर अ रिवोकेबल ट्रांसफर, मतलब हम जब मर्जी को वापस ले सकते हैं। मैंने कहा प्रॉपर्टी आज से तुम्हारी हो गई, तुम्हारे नाम पे लिख दी मैंने, और कल मैं इसको ले सकता हूँ वापस, उसको हम बोलेंगे रिवोकेबल ट्रांसफर। अगर ऐसा है तो भी ऐसा होगा, जो इसकी इनकम होगी वो ट्रांसफर के हाथ में होगी। मान लो ए और बी है, उसने कहा अच्छा इनकम मुझे, मेरी 10,000 रुपये की इनकम थी रेंट वाली, वो मैंने बीवी को दे दी, अथॉरिटी करी है, आपने बुक तो ट्रांसफर नहीं करी इसको, तो अब क्या करेगा ये, अच्छा ऐसा काम है तो मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ, और वहाँ पे क्लॉज लिख दी कि भैया जब चाहे मैं अपनी बीवी से प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूँ, तो ऐसा लिख दिया, उसको बोलेंगे रिवोकेबल ट्रांसफर। तो ये भी धोखाधड़ी है, ये भी अलाउड नहीं है, तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी क्लब हो जाएगी इनकम, पति की इनकम में। ठीक है, लिखा हुआ है इट कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी पार्ट और होल ऑफ द इनकम टू द ट्रांसफरर। जो इनकम होने वाली है या जो प्रॉपर्टी है, वो कभी भी इसमें कुछ लिखा है कि वो आधा पार्ट या छोटा पार्ट या सारा पार्ट मुझे वापस मिल जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, तो भैया ये है रिवोकेबल ट्रांसफर। और इट गिव्स द ट्रांसफरर अ राइट टू रीअज्यूम द पावर, यानी कि मेरी थी पर बाद में मैं इसको ट्रांसफर तो कर रहा हूँ, कल को ये मेरी फिर से हो जाएगी, तो रीअज्यूमिंग द पावर बोलते हैं इसको। जब ऐसा है तो ये भी आपकी टैक्सेबल है। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन, ऐसे केसेस जहाँ पर हम ये बातें नहीं मानते, जो इसका हम फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल ट्रांसफर बाय वे ऑफ क्रिएशन ऑफ अ ट्रस्ट, हमने एक ट्रस्ट बनाया, ठीक है, विच इज इरिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी। मैंने कहा ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी कि लो तुम्हारी हो गई आज से, है ना, तो ये इसके अंदर आपको ये वाला केस नहीं लगेगा, इसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। एनी ट्रांसफर विच इज इरिवोकेबल, तो पहले पता ही है आपको, इरिवोकेबल लगती नहीं है ना, तख्ती किस पे, वो रिवोकेबल पे, तो आप वापस ले सकते हो, रीअज्यूमिंग द पावर। एनी ट्रांसफर मेड बिफोर 1461 विच इज नॉट रिवोकेबल, ये बात है उस समय वैलिड नहीं है। 1 अप्रैल 1961 से पहले किसी ने ट्रांसफर कर दिया है ना, और 6 साल से पहले रिवोकेबल नहीं है, उसको भी ये मान रहे हैं, लेकिन अब ये बहुत पुरानी बातें हो गई है, इतनी रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए। तो ये सेक्शन था। अब हम जा रहे हैं सीधी बात, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे कैसे कैसे होना है ना। तो टैक्स ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, जो बातें बहुत सारी कर ली हमने, तो ये आपका एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, फिर क्लास खत्म करेंगे इसके बाद। ये है आपका केस नंबर 1 इसी के ऊपर, कि हरीश हैज ट्रांसफर सर्टेन सिक्योरिटीज ओन्ड बाय हिम। हरीश के पास सिक्योरिटी थी जो उसने ट्रांसफर कर दी किसी और को, ठीक है, अब कर दी ट्रस्ट को। अब ट्रस्ट को ट्रांसफर करना, ध्यान रखना, अगर इरिवोकेबल है तो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। ही हैज द पावर टू रिवोक द ट्रस्ट ऑन हिज डिजायर। अब ये देखो हो गया रिवोक, अब ये तो पंगा हो गया। जब ये पंगा हो गया, मैं आपको बता रहा था, मैं आपसे ही रुक गया था इसीलिए, कि हरीश हैज ट्रांसफर्ड सिक्योरिटीज टू हर्षा एंड ही हैज द पावर टू रिवोक। तो मैंने आपको यही बता दिया कि अब ये टैक्सेबल होगी, क्योंकि रिवोक कर लिया तो रिवोकेबल टैक्सेबल हमेशा है। देख लो जरा पढ़ के एक बार आंसर इसका। सिंस द असेट हैज बीन ट्रांसफर्ड अंडर अ रिवोकेबल क्लॉज, देयरफॉर इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ हरीश। सिंपल सी बात है कि भाई आपने कोई भी चीज़ रिवोकेबल ट्रांसफर करी है तो वो टैक्सेबल हमेशा होगा, हमेशा होगा, हमेशा होगा। एक ही वर्ड से क्वेश्चन का आंसर कि यस इट इज रिवोकेबल, देयरफॉर इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, यानी कि हरीश। अगला देख लो केस, राजा ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी। अब राजा आपका कौन ट्रांसफरर है, टू रानी। राजा ने रानी को प्रॉपर्टी दे दी, है ना, विद द क्लॉज दैट ही विल टेक प्रॉपर्टी बैक। अब देखो फिर से बैक कर लिया, तो फिर पंगा हो गया, फिर ये हो गई रिवोकेबल, और प्रॉपर्टी उसने ले ली वापस, कब ले ली, 1 अप्रैल 2020 को। अब बताओ फंस गया ना फिर से ये। सिंस द असेट हैज बीन ट्रांसफर्ड अंडर अ रिवोकेबल क्लॉज, देयरफॉर इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ राजा। बस सिंपल सी बात, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आगे। जब भी रिवोकेबल है हम अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, तो भैया उस केस में तो टैक्स पे आपको देना पड़ेगा उसकी इनकम पे, उस प्रॉपर्टी की इनकम पे, ना कि सारी इनकम पे, है ना। जो उस प्रॉपर्टी की इनकम है वो टैक्सेबल होगी एज पर दिस क्लॉज। लास्ट केस, सीमा ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी टू नीमा फॉर द लाइफ टाइम, दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द नीमा प्रॉपर्टी शैल बी बैक टू सीमा। अब बताओ मरने के बाद है तो फिर तो बात ठीक है भाई, बात समझ रहे हो बात को, ये रिवोकेबल नहीं है, ये सिंपल सी बात है भाई। मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी मान लो अपनी उसको भाई को, और या मैंने ट्रांसफर कर दिया मेरे दोस्त को, और मैंने कहा भाई प्रॉपर्टी तेरी है, जब तक तेरी डेथ नहीं होगी प्रॉपर्टी तेरी है। तो जब ऐसा हो गया, वो मर गया दोस्त,
अब तो प्रॉपर्टी मुझे वापस मिलेगी मिलेगी, थोड़ा किसी और की हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं ऐसा ट्रांसफर। ठीक है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, इसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। अब देखो, सिंस असेट हैज बीन ट्रांसफर्ड व्हिच इज इररिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी, देयरफॉर इट शैल नॉट बी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ कौन है, सीमा, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नीमा। तो ये नीमा के में ही टैक्स लगेगा, सीमा के में टैक्स नहीं लगेगा। पर जब सीमा को वापस मिल जाएगी तो टैक्स लग जाएगा उसको। तो अब मैं बता रहा था आपको कि सीमा ने ट्रांसफर कर दिया और नीमा को, कि नीमा जब तक नहीं मरेगी प्रॉपर्टी नीमा की रहेगी। तो जब तो क्या होगा, तो जब सीमा ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी नीमा को 1 अप्रैल 19 को, तो इस साल तो सिंपल बात है, क्योंकि प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड एज इररिवोकेबल, तो ये टैक्सेबल इस साल नहीं है, यानी कि 19-20 में ये सीमा की इनकम में काउंट नहीं होगा। ये यहाँ तक की बात खत्म हो गई है ना। आगे चलते हैं। अब नीमा राइट ऑन अप्रैल 20, अब अप्रैल 20 को वो मर गई, मर भी गई, बताओ क्या करें। जब वो मर गई, सीधी बात है, प्रॉपर्टी का ओनर कौन हो गया, सीमा हो गई, सीधी सी बात है। तो अब अप्रैल 20 में, यानी कि 20-21 फाइनेंशियल ईयर के अंदर या 22-23 असेसमेंट ईयर के अंदर क्या होगा, ये इनकम मानी जाएगी सीमा की। इसमें 2 केस आ गए। पहला केस कि सीमा ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी नीमा को, तो उस साल तो क्या है, ये जो प्रॉपर्टी की इनकम है वो नीमा की मानी जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी पूरी लाइफ के लिए मिली है नीमा को, ना कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो यहाँ तो 19-20 का जो आपका था असेसमेंट ईयर, वहाँ पर तो वो प्रॉपर्टी नीमा की ही मानी जाएगी। जो इनकम उससे होनी है 1 लाख रुपये, वो नीमा की इनकम में ऐड होगी। लेकिन क्योंकि 1 साल के बाद नीमा मर गई अप्रैल 20 को, तो अब जब नीमा मर गई तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब सीमा नीमा मर गई तो ऑटोमेटिक सी बात है, सीमा को पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो लिखा ही हुआ है उसके अंदर कि जब तू मर जाएगी तो मेरी हो जाएगी। तो जब वो मर गई तो प्रॉपर्टी सीमा की वापस हो गई, प्रॉपर्टी सीमा की वापस हो गई, तो उसकी जो इनकम है ऑटोमेटिक वो किसको मिलेगी, इन द हैंड्स ऑफ सीमा, टैक्सेबल होगी। वही इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया पहले साल में जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी तो जो इनकम थी वो नीमा की मानी जाएगी, यानी ट्रांसफर फरी की। लेकिन जब वो ट्रांसफर ही मर गया तो ऑटोमेटिक क्लॉज में लिखा हुआ था कि ये प्रॉपर्टी सीमा की हो जाएगी, यानी ट्रांसफर की हो जाएगी। उस साल जैसे वो मर गई, यानी कि मार्च 21 के अंदर, तो अब क्या है, इसकी वो सीमा के में माना जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा सीमा को उस साल। तो इन द ईयर्स द इनकम शैल बी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ सीमा एज बिकॉज आफ्टर डेथ ऑफ नीमा सीमा गॉट द पावर टू रिवोक द ट्रांसफर। ठीक है, एंड व्हेन द पावर टू रिवोक द ट्रांसफर अराइजेस द क्लबिंग इज मेड। प्रॉपर्टी उसने वापस ली नहीं ली वो बात की बात है, लेकिन पावर उसको वापस मिल गई, तो भैया उसको सीधी बात है, प्रॉपर्टी अब की जो उसकी इनकम है वो उसी की इनकम सीमा की इनकम में मानी जाएगी। ये कह रहा है आपसे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको। इतना आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।